नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू एमईजी 14 ब्लॉक 8 नॉन फिक्शन प्रोज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रेमचंद हिज लाइफ एंड टाइम्स, जिसे लिखा है अमृत राय ने एंड इसे ट्रांसलेट किया है हरीश त्रिवेदी ने 1982 में। ओके, तो इस नॉन फिक्शन प्रोज का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है कलम का सिपाही बायोग्राफी, जो कि अमृत राय ने दिया था। बिकॉज इन्होंने हिंदी में इसे लिखा था, लेकिन लेटर ऑन इसको हरीश जी ने जो है ट्रांसलेट किया है, तभी इसका टाइटल जो है वो है प्रेमचंद हिज लाइफ एंड टाइम्स। एंड मैं आपको बता दूं कि अमृत राय जी ने अपने फादर प्रेमचंद के ऊपर ही बायोग्राफी लिखी हुई है। मतलब कि प्रेमचंद के ही बेटे हैं अमृत राय, जिन्होंने अपने फादर के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है, जो कि है आपकी कलम का सिपाही, उसका टाइटल है। एंड अमृत राय हिंदी राइटर वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज फादर्स प्रेमचंद बायोग्राफी कलम का सिपाही इन 1963। यानी कि आपको पता है कि अमृत राय जो है वो एक हिंदी राइटर थे, तो उन्हें अपने फादर की इस बायोग्राफी को लिखने के लिए, जो इसका टाइटल है कलम का सिपाही, इसके लिए उन्हें जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1963 में। ओके, तो अमृत राय ने अपने फादर प्रेमचंद की ये जो बायोग्राफी है ये 1962 में लिखी थी एंड ये बायोग्राफी लगभग 640 पेजेस की है। एंड इस बायोग्राफी के कुछ मेन चैप्टर्स हैं जो काफी ज्यादा फेमस रहे हैं, जो कि है सेकंड चैप्टर, 12th चैप्टर, 19th चैप्टर, 25th चैप्टर एंड 33rd चैप्टर। तो ये जो आपके 5 चैप्टर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपकी इस बायोग्राफी के, क्योंकि इन चैप्टर्स में प्रेमचंद एंड उनकी लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स को काफी हद तक क्लियर किया है। एंड हमें ये चैप्टर्स बताते हैं कि कैसे प्रेमचंद जी मतलब रीडिंग एंड राइटिंग से अटैच हुए थे, किस तरह से उनको ऑब्सेशन आया था कि वो लिखेंगे। एंड हम ये भी जानेंगे कि लैंग्वेज को लेकर प्रेमचंद जी के क्या व्यूज थे। एंड हम इन चैप्टर्स में ये भी देखेंगे कि प्रेमचंद जी ने क्या एफर्ट्स लगाए थे हिंदी एंड उर्दू की लैंग्वेज के बीच की जो खाई है उसको कम करने के लिए। तो हम बारी बारी से हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद, उससे पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको वो बता देती हूँ। एंड हरीश त्रिवेदी जो कि इस बायोग्राफी के इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं, उनको अमृत राय जी की ये जो बायोग्राफी है कलम का सिपाही, ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी कि उन्होंने अमृत राय जी के लिए तारीफ के कुछ शब्द कहे थे। त्रिवेदी सेज दैट अमृत राय राइट्स अ लाइवली एंड हाईली आइडोमेटिक स्टाइल, यानी कि इन्होंने कहा था कि अमृत राय जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइवली एंड हाईली, आइडोमेटिक का मतलब होता है मुहावरेदार स्टाइल में लिखते हैं। लाइवली का मतलब कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो चीज सच में आप जीवित है आपके सामने, आप उन चीजों को जो है देख पा रहे हो, जैसे कुछ फील इस तरह का आता है अमृत राय जी के वर्क से। तो ऐसा जो है त्रिवेदी जी मानते हैं। एंड अमृत राय डज नॉट कंसीडर हिज वर्क एज अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ प्रेमचंद्स लाइफ। इन फैक्ट ही कंसीडर्ड इट एज अ नॉवल विद प्रोटैगनिस्ट कॉल्ड प्रेमचंद। ये मतलब कि अमृत राय ने प्रेमचंद कलम का सिपाही को कोई मतलब प्रेमचंद जी की लाइफ की डॉक्यूमेंट्री कंसीडर नहीं किया है। अमृत राय के अकॉर्डिंग ये उनकी एक नॉवल है जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है प्रेमचंद। The title of original text is प्रेमचंद कलम का सिपाही and meaning would have been a soldier with a pen। मीन्स कि प्रेमचंद की इस बायोग्राफी का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है प्रेमचंद कलम का सिपाही एंड इंग्लिश में इसका मतलब है a soldier with a pen। And Harish Trivedi suggested the pen as the sword, but later on both he and Amrit dismissed it because they think that it was corny। मतलब कि जो हमारे ट्रांसलेटर हैं हरीश त्रिवेदी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि पेन एज अ स्वॉर्ड जो है वो कंसीडर करेंगे, यानी कि पेन की जगह वो स्वॉर्ड वर्ड यूज करेंगे। बट लेटर ऑन अमृत राय एंड हरीश त्रिवेदी जी ने खुद इस आइडिया को जो है ड्रॉप कर दिया था, डिसमिस कर दिया था, बिकॉज उन दोनों को लगा था कि इससे जो टाइटल है वो काफी ज्यादा अजीब सा हो जाएगा, कॉर्नी हो जाएगा। तो फिर इन्होंने इसका जो रियल टाइटल है वो ही रखा है प्रेमचंद कलम का सिपाही। इसको मतलब चेंज नहीं किया, इंग्लिश में इसका मतलब ट्रांसलेशन नहीं किया गया है। एंड इस बायोग्राफी से हमें पता चलता है कि प्रेमचंद जो थे वो भी एक फाइटर थे, वो फाइटर जिसने सोसाइटी के इविल के अगेंस्ट फाइट की थी। एंड प्रेमचंद को फ्रीडम फाइटर भी माना जाता है बिकॉज इन्होंने अपनी कलम का यूज करके बहुत से लोगों को जो है मोटिवेट किया था, मतलब कि अपने फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए। मतलब कि इन्होंने अपनी कलम जो थी वो इस तरह से यूज की थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके, अवेयर हो सके कि उन्हें जो है अपने लिए स्टैंड लेना है, उन्हें फ्रीडम के लिए फाइट करनी है। फॉर प्रेमचंद ही वॉज द मेंबर ऑफ द फैमिली कॉल्ड नेशन। मीन्स कि प्रेमचंद मानते थे कि पूरा की पूरा उनका जो नेशन है वो उनकी फैमिली है एंड वो इस फैमिली के मेंबर हैं। एंड ऑल्सो सिपाही फ्रॉम द ओरिजिनल टाइटल सजेस्ट एज अ बेयरफुट सोल्जर इन द सर्विस ऑफ हिज नेशन। यानी कि आपको पता है कि इस बायोग्राफी का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है कलम का सिपाही। तो यहाँ पर ये जो आपका सिपाही वर्ड है ये एक्चुअल में आपके प्रेमचंद जी को जो है सजेस्ट कर रहा है, जो कि हमें बताता है कि प्रेमचंद जी एक ऐसे सोल्जर थे जो कि नंगे पांव अपने देश, अपने नेशन को सर्विस दिया करते थे, उसकी सेवा करते थे।
एंड ये जो बायोग्राफी है ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी रही है, बिकॉज इस बायोग्राफी में अमृत राय ने अपने फादर प्रेमचंद का ऑब्जेक्शन भी किया है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि उनके जो फादर है प्रेमचंद, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है बिकॉज उनके फादर जी अपने टाइम पे गरीबी होने के बावजूद भी अपना पर्सनल प्रेस रखना चाहते थे। एक्चुअली अमृत राय को अपने फादर प्रेमचंद की ये बात ठीक नहीं लगी थी, बिकॉज उनके फादर ने अपनी प्रेस खोलने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बिकॉज वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे कि अपने लिए वो एक प्रेस जो है अफोर्ड कर सके, लेकिन इनके फादर ने फिर भी अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। वो कर्ज में डूब गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पर्सनल प्रेस रख ली थी। हालांकि बाद में ये जो प्रेस है ये प्रेमचंद जी के लिए बेनिफिशियल रही थी, उनके लिए इतनी सक्सेसफुल ये चीज़ नहीं रही थी, लेकिन उनको इस प्रेस के चक्कर में जो है कर्जों में डूबना पड़ा था। तो ये चीज़ जो है अमृत राय को अपने फादर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कलम का सिपाही, जो कि हमारा नॉन फिक्शन प्रोज है, उसकी समरी। तो सबसे पहले अमृत राय ने अपने फादर प्रेमचंद की इंट्रोडक्शन दी है। अमृत राय बताते हैं कि प्रेमचंद एक फेमस इंडियन राइटर थे एंड वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड इंसान थे, जो कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहते थे। एंड अमृत राय बताते हैं कि उनके फादर प्रेमचंद काफ़ी ज़्यादा हम्बल एंड सिंपल इंसान थे, मतलब कि उनके बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी थी। एंड अमृत राय बताते हैं कि प्रेमचंद जी की सिंप्लिसिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि उनका एक फोटोग्राफ है जिसमें वो एक चेयर पर बैठे हैं एंड उन्होंने धोती कुर्ता एंड जूते पहन के रखे हैं। एंड पिक से ये क्लियर दिख रहा है कि उनका जो लेफ्ट पाँव का शू है वो फटा हुआ है, जिससे उनका टो बाहर निकला था एंड ये साफ नजर आ रहा था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी जो प्रेमचंद जी थे वो कितने सिंपल इंसान थे। एंड अ वेल नोन सेटायरिस्ट हरीश शंकर हैज़ बीन रिटन अ पीस ऑन दिस फोटोग्राफ कॉल्ड प्रेमचंद के फटे जूते। मीन्स कि एक वेल नोन सेटायरिस्ट हैं जिनका नाम है हरीश शंकर, उन्होंने इस फोटोग्राफ पर एक पीस लिखा था जिसका उन्होंने टाइटल रखा था प्रेमचंद के फटे जूते। तो इनकी ये जो तस्वीर थी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी, यहाँ से भी पता चलता है कि लोग इस पे जो है सटायर भी कर रहे थे। तो ये थी प्रेमचंद की इंट्रोडक्शन। तो अब हम बारी बारी से उन सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको पीछे बताया थे कि वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर सेकंड, जिसका टाइटल है प्रेमचंद डिस्कवर्स द पावर ऑफ हिज पेन। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में अमृत राय ने प्रेमचंद से रिलेटेड क्या बताया है। ओके, तो ये सेकंड चैप्टर प्रेमचंद की बचपन के बारे में हमें बताता है कि कैसे प्रेमचंद बचपन में नॉटी थे एंड वो विलेज में लोगों पर प्रैंक्स किया करते थे एंड वो काजा कीर, जो कि एक मेल रनर है, उनकी स्टोरीज को सुना करते थे। अमृत राय आगे बताते हैं कि प्रेमचंद ने 8 साल की एज में ही उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेजेस सीखना जो है स्टार्ट कर दिया था। एंड प्रेमचंद जी की जो मदर है उनकी अर्ली एज में ही डेथ हो गई थी, तो उनके फादर ने दूसरी मैरिज कर ली थी, जो कि प्रेमचंद को पसंद नहीं था। मतलब कि उनको अपनी सेकंड मदर उतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगती थी, उनको अपनी फर्स्ट मदर से बहुत ज़्यादा प्यार था। एंड इन हिज राइटिंग्स वी कैन सेंस हिज सॉरो ऑफ मदर्स डेथ, यानी कि प्रेमचंद जी की जो राइटिंग है उनसे हमें पता चल जाएगा कि जो प्रेमचंद जी हैं वो अपनी मदर की डेथ से कितने ज़्यादा परेशान थे, कितने ज़्यादा दुखी थे, बिकॉज वो अपनी जो उनकी राइटिंग्स थी उनमें अपनी मदर की जो उनके अंदर जो उनका दुख है उसको जो है एक्सप्रेस करते थे अपनी राइटिंग के थ्रू। अमृत राय ने आगे बताया है कि प्रेमचंद जी बचपन से ही सस्पेंस, मैजिक एंड रोमांटिक स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद करते थे। एंड जब प्रेमचंद जस्ट अभी 15 या 16 साल के थे तो उन्होंने सोसाइटी इविल से रिलेटेड वर्क्स लिखना स्टार्ट कर दिए थे। एंड ही फर्स्ट रोट अ बर्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले अबाउट अ philandering अंकल हु was beaten by the villagers for trying to molest a chair woman। मीन्स की जो हमारे प्रेमचंद हैं उन्होंने सोशल इविल से रिलेटेड जो अपनी फर्स्ट वर्क लिखा था वो उन्होंने अपने फिलेंडरिंग यानी कि इनका जो वुमेनाइज्ड अंकल था उस पर लिखा था, जिसे चेयर वुमेन को छेड़ने के लिए गांव वालों द्वारा काफी ज्यादा मारा गया था। एंड उनके अंकल को उसके बाद जो है इस हरकत के लिए वर्क से जो है निकाल भी दिया गया था, उनकी जॉब से जो है सस्पेंड कर दिया गया था। तो अपने इसी अंकल के ऊपर इन्होंने अपना फर्स्ट वर्क लिखा था जो कि सोशल इविल के अगेंस्ट था। तो इसके बाद प्रेमचंद ने डिसाइड ही कर लिया था कि वो अब मैजिक एंड फैंटेसी रिलेटेड वर्क्स नहीं लिखेंगे, बल्कि वो सोशल इविल एंड सोशल प्रॉब्लम्स के इश्यूज पर ही लिखा करेंगे। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 12, जिसका टाइटल है हैप्पी डेज आर बैक अगेन एट गोरखपुर 1916 बोथ पर्सनली एंड एज अ नेशन। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में अमृत राय ने अपने फादर प्रेमचंद जी के बारे में क्या बताया है वो जानेंगे हम। ओके, तो इस चैप्टर में प्रेमचंद जी बड़े हो चुके हैं एंड इसमें प्रेमचंद जी एक फादर भी बन चुके हैं एंड वो नॉर्मल स्कूल में मास्टर भी हैं। एंड ही रियलाइज्ड द पोटेंशियल ऑफ राइटिंग इन हिंदी आफ्टर मीटिंग विद महावीर प्रसाद बोडर।
मीन्स कि जब प्रेमचंद जी की मुलाकात महावीर प्रसाद जी से हुई थी तो उन्हें हिंदी लैंग्वेज में लिखने का जो उनका पोटेंशियल है वो रियलाइज हुआ था। एंड हेयर प्रेमचंद कंसीडर्ड हिज नेशन एज हिज लार्जर फैमिली। मीन्स कि यहाँ पर प्रेमचंद जी ने कंसीडर किया था इंडिया जो कि उनका नेशन है वो उनकी एक बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब कि इन्होंने नेशन को अपना फैमिली माना है। एंड इस दौरान प्रेमचंद ने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी थी एंड प्रेमचंद ने अपनी रिफॉर्मिंग राइटिंग्स के थ्रू बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया था। एंड जो प्रेमचंद है वो गांधी जी को काफी ज्यादा मानते थे एंड ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, जो कि इनका प्रिंसिपल था अहिंसा और सत्यता, उसको ये भी फॉलो करते थे जो हमारे प्रेमचंद है। एंड ये गांधी जी को काफी ज्यादा एडमायर करते थे उनके वर्क्स के लिए, वो वर्क्स जो गांधी जी ने नेशन को सर्व करने के लिए किए थे, जो एफर्ट्स उन्होंने अपने नेशन के लिए लगाए थे। आपको ऐसा पता होगा कि ऐसे तो गांधी जी काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको जरूरत नहीं थी कि वो इस तरह से एक सफरिंग लाइफ जिए, एक स्ट्रगलिंग लाइफ जिए, लेकिन उन्होंने नेशन के लिए खुद को एक तरह से कुर्बान किया था। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो लग्जूरियस लाइफ थी उसको छोड़ छाड़ के उन्होंने जो है अपनी नेशन की अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वर्क किया था गांधी जी ने। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रेमचंद जी को काफी ज्यादा अच्छी लगती थी गांधी जी के बारे में। सो यहाँ पर जो प्रेमचंद जी हैं वो एक अच्छे लीडर भी रहे हैं, गांधी जी को वो एडमायर करते थे, तो गांधी जी के साथ थे। जैसे उनके जितने भी आंदोलन वगैरह होते थे गांधी जी के, तो उनके साथ आपके जो प्रेमचंद जी हैं वो भी पार्टिसिपेट करते थे। एंड अमृत राय बताते हैं कि जो प्रेमचंद है वो कभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन पर विश्वास नहीं रखते थे। एंड इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि प्रेमचंद जी के घर पर कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के एम्प्लॉय काम करते थे, बट जो प्रेमचंद जी हैं वो उनके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करते थे, उन्होंने कभी भी रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं किया। एंड प्रेमचंद अपने बच्चों को मुस्लिम एम्प्लॉयज के बच्चों के साथ घुलने मिलने और उनके साथ खेलने के लिए भेजा करते थे। ओके, तो ये था हमारा 12th चैप्टर। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा 19th चैप्टर, जिसका हेडिंग है ऑल अबाउट रंगभूमि। रंगभूमि और चौगन ए हस्ती was written between period from 1922 and अप्रैल 1924 by प्रेमचंद। तो आप सबको पता होगा कि रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद जी का बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क है। एंड प्रेमचंद जी ने ये जो रंगभूमि टाइटल दिया है अपने वर्क को, ये एक मेटाफोरिकल टाइटल है। अकॉर्डिंग टू प्रेमचंद लाइफ इज अ बैटलफील्ड एंड वी ऑल आर मेयर सोल्जर्स। तो ये प्रेमचंद जी की एक कोटेशन है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, आपने सुनी भी होगी रंगभूमि से रिलेटेड। ओके, तो जान लेते हैं कि इस चैप्टर में अमृत राय जी ने क्या बताया है अपने फादर के बारे में। अमृत राय बताते हैं कि उनके फादर प्रेमचंद पर प्लेगियरिज्म का आरोप लगा था। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है साहित्य चोरी का आरोप लगा था। आई थिंक वो उनको रंगभूमि जो इनका वर्क है प्रेमचंद का, उसी के लिए उनके ऊपर जो है साहित्य चोरी का इल्जाम लगा था। एंड उन्होंने खुद को बहुत ही मुश्किल से उस टाइम पे डिफेंड किया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमृत राय ने ये जो बायोग्राफी लिखी है अपने फादर के बारे में, ये बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टली लिखी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने फादर के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही इस बायोग्राफी में बताए हैं, उन्होंने उनसे रिलेटेड कुछ नेगेटिव बातें भी बताई हैं, कुछ भी उन्होंने छुपाया नहीं है एंड सब कुछ क्लियरली बताया है कि उनके फादर पर जो है साहित्य चोरी का भी आरोप लगा था, जो कि काफी मेजर आरोप था उस टाइम पे। एंड आगे अमृत राय बताते हैं कि प्रेमचंद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला के लिटरेरी एडवाइजर बने थे, जो उन्हें पर मंथ 100 रुपीज सैलरी देते थे। काफी कम देते थे लेकिन यही देते थे, 100 रुपीज पर मंथ इनको दी जाती थी उस टाइम पे सैलरी। ओके, तो ये था हमारा 90 चैप्टर। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा 25th चैप्टर, जिसका टाइटल है प्रेमचंद कॉल टू हिज कंट्रीमैन थ्रू हंस एंड अदर राइटिंग्स टू प्रिपेयर टू फाइट फॉर स्वराज इन 1930। मतलब कि इस चैप्टर में अब आगे अमृत राय जी ने क्या बताया है वो हम जान लेते हैं फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड। Okay, then Premchand used his pen to call his countrymen to unite and take part in the fight for पूर्ण स्वराज through हंस। मीन्स कि इस चैप्टर में अमृत राय ने बताया है कि प्रेमचंद ने अपनी पेन की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी कंट्री के लोगों को पूर्ण स्वराज के लिए फाइट करने के लिए मोटिवेट किया था। एंड ये बताते हैं कि जो प्रेमचंद है उन्होंने अपने जो राइटिंग्स हैं उनको एज अ वेपन इस्तेमाल किया था फ्रीडम फाइटिंग के लिए। एंड इनका जो मोस्ट फेमस वर्क था उस टाइम पे, जिससे लोग काफी ज्यादा मतलब मोटिवेट हुए थे पूर्ण स्वराज के लिए फाइट करने के लिए, वो था हंस। जो मैंने येलो कलर में लिखा है ये हंस है, यानी कि प्रेमचंद जी का ये वर्क है हंस, जिसके थ्रू उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों को उस टाइम पे मोटिवेट किया था पूर्ण स्वराज की फाइटिंग के लिए। एंड आगे अमृत बताते हैं कि प्रेमचंद ने सत्याग्रह में भी भाग लिया था एंड उनकी जो वाइफ थी वो भी एक कांग्रेस एक्टिविस्ट रही थी, जिन्हें धरने के कारण 20 नवंबर 1930 में लखनऊ जेल में डाल दिया गया था। एंड ये बताते हैं कि प्रेमचंद जी ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू एजुकेटेड यंग
उन्होंने दास को एकजुट किया, उन्हें मोटिवेट किया ताकि वो अपनी कंट्री के लिए जो है अपनी कंट्री फ्रीडम के लिए स्टैंड लें। तो ये था हमारा 25th चैप्टर। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 33rd, जिसका टाइटल है प्रेमचंद इज डीपली डिस्टर्ब्ड ओवर द वाइडनिंग गल्फ बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रेमचंद जी का लैंग्वेज को लेकर क्या मानना था एंड वो क्यों मतलब कि डिस्टर्ब थे हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज के बीच की जो खाई है उसकी इंक्रीज होने की वजह से। तो इस चैप्टर में अमृत राय ने बताया है कि प्रेमचंद जी अपने फ्रेंड जय कुमार के साथ जो है दिल्ली गए थे होली ओकेजन पर एंड वहां पर उन्होंने हिंदुस्तानी सभा का उद्घाटन किया था। एंड अमृत राय बताते हैं कि इस दौरान प्रेमचंद जी हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज के बीच में पड़ी खाई को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। And he presided over the Arya Bhasha Sammelan at Lahore. He spoke about the need to bridge the gulf between Hindi and Urdu. मीन्स के यहाँ पर अमृत राय ने बताया है कि प्रेमचंद लाहौर में आर्य भाषा सम्मेलन में गए थे एंड वहाँ पर उन्होंने इस बारे में बात की थी कि कैसे सबको हिंदी एंड उर्दू के बीच की खाई को जो है भरना है, उसमें जो है ब्रिजिंग करनी है, मतलब कि कितनी ज्यादा जरूरत है हिंदी एंड उर्दू के बीच की दूरी को कम करना। एंड आगे अमृत राय जी बताते हैं कि प्रेमचंद जी को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हिंदी लैंग्वेज हिंदुओं की लैंग्वेज है एंड उर्दू लैंग्वेज मुसलमानों की लैंग्वेज है। बिकॉज प्रेमचंद जी जानते थे कि इस तरह से हिंदू एंड मुसलमान कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे की लैंग्वेज की और जो है पीठ फेर देंगे या एक दूसरे से जो है अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे की लैंग्वेजेस को यूज नहीं करेंगे, जिससे हिंदू एंड मुसलमानों के बीच की दूरियां बढ़ेंगी। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद जी हैं उन्होंने अपनी इस बात को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे गए, उन्होंने लोगों को अवेयर किया। एंड जो प्रेमचंद जी हैं वो हिंदू और मुसलमानों की बढ़ती हुई खाई को फिल करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। बिकॉज उन्होंने लोगों को एकता का मैसेज देने की कोशिश की, चाहे फिर उन्होंने वो राइटिंग्स के थ्रू किया हो अपनी, चाहे फिर वो पर्सनली जो है लोगों से जाकर उन्होंने इंटरेक्ट किया हो। एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो प्रेमचंद जी हिंदू एंड मुसलमानों की एकता चाहते थे। एंड इसीलिए प्रेमचंद ने भारतीय लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, मतलब कि चाहे हिंदी लैंग्वेज है चाहे आपकी उर्दू लैंग्वेज है, दोनों को बराबर यूज किया जाए, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, ऐसा आपके प्रेमचंद जी मानते थे। सो हेयर अमृत राय प्रेजेंटेड प्रेमचंद एज द पीस मेकर बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर में अमृत राय ने प्रेमचंद को उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज के बीच एज पीस मेकर जो है पोर्ट्रे किया है। ओके, तो यही थी प्रेमचंद कलम का सिपाही, या हम कह सकते हैं प्रेमचंद हिज लाइफ एंड टाइम्स की समरी। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बिकॉज अभी मैं कोशिश करूँगी कि MEG 14 की जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं वो भी मैं जल्द से जल्द जो है आपके एग्जाम से पहले जो है अपलोड कर दूँ। अगर आपको वो देखनी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।